हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था मिस्टर लैन जख्मी हालत में अपने घुटनों के बल बैठे थे। उनके सर से ब्लड बाहर आ रहे थे। मिस्टर लैन के लिप्स के कॉर्नर से भी ब्लड बाहर आ रहे थे। मिस्टर लैन की पूरी बॉडी पे काफ़ी सारी चोट लगी थी। मिस्टर लैन इस वक्त बहुत बुरी हालत में दिख रहे थे। वेन रोहान मिस्टर लैन को देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीठ पीछे तुमने खेल खेला। तुमने मेरी पीठ पीछे मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? मेरा नाम वेन रोहान है। क्या तुम भूल गए थे मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे इतना जल्दी भूल गए? मैंने तुम्हें 17 साल पहले बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। क्या तुम वो सब भूल गए? तुम्हें मेरे वजह से अपने फैमिली को छोड़ना पड़ा। क्या तुम वो सब भूल गए? ये कहते हुए वेन रोहान मिस्टर लैन के पास जाता है और मिस्टर लैन के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वेन रोहान की बात सुनकर मिस्टर लैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर लैन को इस तरह हंसते हुए देखकर वेन रोहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मिस्टर लैन अब हंसना बंद करते हैं और कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पागल हो चुका हूँ। और मैं अकेले पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तुम्हें भी अपने साथ पागल कर दिया है बहुत बुरी तरीके से। मैंने तुम्हारे बेटे को भी बर्बाद कर दिया है। मैंने तुम्हारी बेटी को भी बर्बाद कर दिया है। जरा देखो खुद को वेन रोहान, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे बर्बाद किया है? नहीं नहीं, चिंग हैंजून के मर्जी के बिना कोई उसे बर्बाद नहीं कर सकता, समझे तुम? तभी वेन रोहान कहता है, मेरे बर्बादी के पीछे वो तुम्हारा बेटा है ना? तुम्हें इस बात की घमंड है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा बचा लेगा, लेकिन नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, उसने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे जितनी भी फैक्ट्री थे सब में आग लगा दिया और तुम्हारे जितने भी इल्लीगल काम हैं उसने पुलिस के सामने पूरा एविडेंस दे दिया। तुम्हें क्या लगता है वो कोई छोटा बच्चा है? वो अब पहले वाला लैन वांगजी नहीं रहा। वो लोग उसे डेविल लैन वांगजी के नाम से बुलाते हैं। क्या तुमने सुना नहीं? वो माफिया किंग है। देख लेना, मेरा बेटा तुम दोनों को मार डालेगा। ये सुनकर वेन रोहान एक जोरदार पंच मिस्टर लैन के फेस पर देता है, जिससे मिस्टर लैन के माउथ से ब्लड बाहर आने लगते हैं। मिस्टर लैन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हें जितना मारना है मुझे मारो, लेकिन तुम देख लेना, मेरा बेटा मेरे एक एक खून के हिसाब तुमसे लेगा। वो मेरा बेटा है। जब तक तुम लोगों को वो बर्बाद नहीं कर देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तुम दोनों को बर्बादी में मेरा बेटा पहला कदम रख चुका है। अब तुम देखती जाओ आगे आगे वो क्या करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतना बोलकर मिस्टर लैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ वेन चाओ की एंट्री होती है और वो आते समय मिस्टर लैन की बातों को उसने सुन लिया था और उसे ये भी पता चल गया था जिस ओमेगा को वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है
वो ओमेगा लैन वांगजी की ओमेगा है। वेन चाओ के वेन चाओ को सब कुछ सच पता चल चुका था, क्योंकि वो कुछ देर पहले उसे पूरी सच्चाई विंग के बारे में पता चल गया कि विंग इस वक्त कहाँ है और किसके पास है। वेन चाओ लैन वांगजी को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वेन चाओ विंग को नहीं छोड़ेगा। वो वांगजी को मारकर विंग को लेकर जाएगा, ये सोच रहा था। वेन चाओ वेन चाओ गुस्से में आता है और मिस्टर लैन को मारने लगता है। जब वेन रूहान देखता है कि वहाँ वेन चाओ की एंट्री हो गई, तो वेन रूहान चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाता है और वो अपने बेटे को देख रहा था, जो बहुत गुस्से में मिस्टर लैन को मार रहा था। वेन रूहान को पहले से ही पता था इन सब के पीछे मिस्टर लैन है। मिस्टर लैन ने जिसे वेन चाओ पसंद करता है, उसे मिस्टर लैन ने ही छुपाया है और अपने ही बेटे की उससे शादी करवा दी, जिसे वेन चाओ अपने साथ रखना चाहता था। वेन चाओ मिस्टर लैन को मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग की शादी अपने बेटे से करवाने की? तुम्हें अच्छे से पता था लैन वांगजी अपने ओमेगा को मुझसे अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए तुमने उससे शादी करवा दी, जबकि तुम्हें पता था मैं उस ओमेगा को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुमने उस ओमेगा की शादी अपने बेटे से करवा दी। ये बोलते हुए वेन चाओ गुस्से में मार रहा था, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को मारकर, तुम्हारे पूरे फैमिली को मारकर अपने विंग को अपने पास लेकर आऊँगा। मिस्टर लैन हंसते हुए कहते हैं, तुम चाहे जितना भी मुझे मार लो, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरा बेटा तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो ओमेगा लैन वांगजी की ओमेगा है। तुम्हें अच्छे से पता है डेविल माफिया किंग अपनी चीज़ों को किसी को हाथ लगाने नहीं देता है, पर तुम्हारी नज़र तो उसके ओमेगा पर है, तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। शायद उससे भी बुरा, जितना तुम सोच ना पाओ। तभी वैन रूहान स्माइल करते हैं और कहते हैं, कैसा लगेगा जिंग हंजुन जब तुम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखोगे। मिस्टर लैन जब वैन रूहान को देखते हैं जो डेविल स्माइल कर रहा था, वैन रूहान शौक होकर मिस्टर लैन शौक होकर वैन रूहान को देख रहे थे, जो बहुत ही खतरनाक स्माइल कर रहा था। वैन रूहान जब देखता है मिस्टर लैन शौक में है, तो वो हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम शौक हो गए? मैंने लैन वांगजी को मैसेज कर दिया है, वो अभी आता ही होगा तुम्हें बचाने। अब उसे पता चल गया है कि तुम मेरे पास हो, वो खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, पर उसे नहीं पता वो अपने बाप के पास नहीं बल्कि अपने मौत के पास चलकर आ रहा है। देखना, मैं तुम्हारे बेटे को मारकर किंग के चेयर पर मैं बैठूंगा। मैं माफिया किंग हूँगा, लोग मुझे माफिया किंग के नाम से जानेंगे। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, तुमने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने लैन वांगजी को नहीं बुलाया है, तुमने खुद अपनी मौत को बुलाया है। वेन चाओ गुस्से में कहता है, डैड हम इसे अभी क्यों नहीं मार देते? तभी वैन रूहान कहता है, नहीं, हम इसे अभी नहीं मारेंगे। मैं चाहता हूँ ये अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लाइफ के साथ खेलने की? वेन चाओ गुस्से में एक लोहे को उठाता है
और मिस्टर लैन के सर पर मार देता है, जिससे मिस्टर लैन के फोरहेड से ब्लड बाहर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वांग जी नाइट को विंग को देखता है, जो नींद में सो रहा था। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मेरा इंतज़ार करना विंग, मैं बहुत जल्द आऊँगा। ये बोलकर वांग जी फिर से विंग के लिप्स पर किस करता है। विंग नींद में ही मूव करता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है, क्योंकि विंग के ऊपर मेडिसिन का असर था और विंग को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वांग जी उसके साथ क्या कर रहा है। वांग जी विंग के फेस देखता है, जो विंग अपने लिप को पॉटी बना रखा था और अपने मुंह को अजीब अजीब बना रहा था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत हंसी आती है। लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल करता है और कहता है, माई लिटिल बनी, तुम बहुत क्यूट हो। मेरा मन होता है मैं अभी तुम्हें खा जाऊं, पर ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ठीक होने का वेट करूंगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। ये बोलकर वांग जी विंग के दोनों चिक्स पर किस करता है और ब्लैंकेट को विंग के ऊपर अच्छे से काट देता है और किसी को कॉल मिलाता है और कहता है, मैं रेडी हूँ, क्या तुम सब रेडी हो? तो दूसरी तरफ से, ओके बॉस, हम सब रेडी हैं। वांग जी कहता है, मैंने जैसा कहा है तुम लोगों को वैसा करना है। अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी वो ज़रूर काम करेगा। ये बोलकर वांग जी अपने फ़ोन को रख देता है। अब आधे घंटे के बाद वांग जी अपने प्राइवेट जेट के सामने था। वांग जी के आसपास काफ़ी सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। वांग जी अपने प्राइवेट जेट में बैठता है और अपने मन में सोचता है कि वांग जी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया था, जिसकी आवाज़ से वांग जी की नींद टूट गई। वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और अपने फ़ोन को देखता है। वांग जी देखता है कि एक मैसेज है, जिसमें वेन रोहान और वेन जाओ की डिटेल थी। वांग जी उस मैसेज को अच्छे से चेक करता है कि आखिर ये डिटेल किसने भेजी है, लेकिन वांग जी पता नहीं लगा पाता कि वो मैसेज किसने भेजी है। वांग जी को शक होता है और वो अपने फ़ोन को देखता है और मन में कहता है, ज़रूर किसी की साजिश हो सकती है। मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठा सकता हूँ। मुझे मेरी एक गलती मेरे फैमिली को मुसीबत में डाल सकती है। वांग जी बार बार उस मैसेज को पढ़ रहा था। उस मैसेज में लिखा था, अगर तुम अपने डैड को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे पास आ जाओ, वो भी अकेले। अगर ज़रा सा भी होशियारी करने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हारे डैड को मार देंगे। अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो तुम्हारे डैड को हम मार कर तुम्हारे पास भेज देंगे। इसलिए तुम्हें अकेले यहाँ आना होगा। और हाँ, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तुमसे मिलने के बाद मुझसे मिलने के बाद तुम्हें सच पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। वांग जी पूरे मैसेज पढ़ने के बाद बार बार एक ही मैसेज पढ़ता है और उस एड्रेस को देखता है जहाँ पर उसे जाना था। वांग जी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये डिटेल किसने भेजी है। अगर जिसने भी भेजी है क्या पता उसकी साजिश हो। अगर वांग जी ने गलती से भी एक गलती की तो उसकी फैमिली मुसीबत में पड़ सकती हैं, जो वांग जी नहीं चाहता। वांग जी आने से पहले मिस्टर लैन और जेंग जेंग को कॉल करता है कि वो दोनों हॉस्पिटल आएं और विंग का ख्याल रखें। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक विंग की जिम्मेदारी लैन सीचेन को दी जाती है। वांग जी अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहता है कि वो विंग को अच्छे से ख्याल रखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई
तो वो वांग जी को इन्फॉर्म करें, जिसे सुनकर लैन सीजन कहते हैं, ठीक है वांग जी, तुम जाओ और मैं विंग को यहाँ ख्याल रखूँगा। तुम यहाँ का फिक्र मत करना, मैं पूरी फैमिली को ख्याल रखूँगा। अब वांग जी किसी को मैसेज करता है और अपने फ़ोन को रख देता है। दूसरी तरफ न्यू मिंजो सोयांग सोंगलैन वेंचिंग याओ सभी लोग बैठकर वांग जी को सोंगलैन वांग जी के साथ था और बाकी लोग एक जगह बैठकर वांग जी के फ़ोन के लोकेशन ट्रैक कर रहे थे कि वांग जी कब कहाँ जा रहा है, वांग जी के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो लोग वांग जी की हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ वांग जी यूएस पहुंच चुका था। वो अपने चौपर से उतरता है और सीधा कार में जाकर बैठ जाता है। वांग जी के बैठते ही वो कार सीधा अपनी जगह के लिए निकल जाती है। वांग जी के साथ सोंगलैन भी था। वांग जी सोंगलैन को देखता है और कहता है, क्या तुमने पूरी तैयारी कर ली है? सोंगलैन कहता है, यस बॉस, हमने पूरी तैयारी कर ली है और बाकी के हमारी टीम भी बिल्कुल तैयार है। अगर हम लोग किसी भी मुसीबत में पड़े तो वो लोग हमारी मदद करने के लिए वो ज़रूर आएंगे। हम वहाँ बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद वांग जी उस एड्रेस पे पहुँच जाता है जहाँ उसे बुलाया गया था। वांग जी कार से निकलते समय सोंगलैन को देखता है और कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। सोंगलैन कहता है, पर बॉस आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी वांग जी गुस्से में सोंगलैन को देखता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं वहाँ अकेले जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मेरे वजह से मुसीबत में पड़ो। हमने जैसा प्लान किया था हम उसी पर काम करेंगे। तुम पीछे नहीं हट सकते सोंगलैन। सोंगलैन कुछ नहीं कहता है, वो चुप हो जाता है। वांग जी अब कार से बाहर निकलकर कुछ देर तक आगे चलता है तो उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो काफ़ी पुरानी थी। वांग जी उन बिल्डिंग को देखकर अपनी आंखों को छोटी कर लेता है। वांग जी इधर उधर देखता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। वांग जी पहले अच्छे से अपने आसपास देखता है और अपने गन को चेक करता है जो पीछे छुपा कर रखे थे। अब वांग जी उन गन को बाहर निकालता है और उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। वांग जी इस बात को ध्यान रख रहा था कि उसे यहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स हैं और उसे इन गार्ड से बचकर अंदर जाना होगा। वांग जी जैसे जैसे अंदर जा रहा था वो गार्ड्स को मार रहा था। जैसे ही वांग जी उन गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाता है तो वो अपने आँखों को छोटी करके चारों ओर देखता है। वांग जी के फेस पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वांग जी अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ कौन मिलने वाला है। जैसे ही वांग जी को ये एहसास होता है ये गार्ड्स किसके हैं, वांग जी के आंखों में खून उतर आता है। वांग जी गुस्से में उन गार्ड को मार रहा था क्योंकि वांग जी को सबसे ज़्यादा नफरत वेन रोहान और वेंचाओ से है और वांग जी इन दोनों को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो वेंचाओ के जाल में फंस गया था। लेकिन कुछ भी हो जाए वांग जी वेंचाओ के आगे हार नहीं मानेगा। वो किसी भी तरह मिस्टर लैन को यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएगा, चाहे उसे जो करना पड़े वो करेगा। वहीं वांग जी पूरे गार्ड्स को मार चुका था और अंदर जाता है तो वांग जी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वांग जी के हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती हैं। वांग जी की आंखें हल्की सी नम हो गई। वांग जी के सामने मिस्टर लैन ब्लड से कवर थे। वांग जी के सामने मिस्टर लैन बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। वांग जी
चारों ओर देखता है तो मिस्टर लैन के सामने वेन चाओ और वेन रोहान दोनों ही खड़े थे। वांगजी जैसे ही अपने डैड को वेन रोहान के कब्जे में देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने सामने मिस्टर लैन को इस हालत में देखेगा। मिस्टर लैन अपनी नज़रों को उठाकर देखते हैं तो उनके सामने वांगजी खड़ा था। मिस्टर लैन साफ साफ देख रहे थे कि उनके बेटा उन्हें इस हालत में देखकर कितना घबराया हुआ है। तभी वैन रोहान कहता है, ओह डेविल माफिया किंग, तुम आ गए। मुझे तो लगा था तुम अपने फादर को बचाने आओगे ही नहीं, लेकिन चलो अच्छा है, तुमने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया। देखो ना तुम्हारे फादर, क्या तुम मिलना नहीं चाहोगे? वांग जी चलते हुए अपने फादर के सामने आता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है। सॉरी, वैन रोहान कहते हैं, हे लैन वांग जी, देखो ना तुम्हारे फादर की हमने क्या हालत की है। मुझे नहीं पता था तुम इसे बचाने के लिए तुम यहाँ आओगे। मैं मान गया तुम सच में अपने बाप के ही बेटे हो। वांग जी गुस्से में वेन रोहान को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर लैन को हाथ लगाने की? तभी वेन चाओ हंसते हुए कहता है, हे तुम अब भी हिम्मत की बात करते हो? मेरे फादर ने इसके साथ जो भी किए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये एक धोखेबाज है और धोखेबाजों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बोलकर वेन चाओ वांगजी के आँख के सामने मिस्टर लैन को किक करता है, जिससे वांगजी का खून खौल उठता है। वांगजी टाइटली अपने मुट्ठियों को बंद करता है और कहता है, तुमने गलती कर दी है मेरे आंखों के सामने मिस्टर लैन पर हाथ उठाकर। तभी वेन रोहान कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और मैं मिलना भी चाहता था। मैंने सोचा अब वक्त आ गया है, क्यों ना मैं तुमसे मिल लूँ, क्योंकि तुम हो एक छोटे से उम्र में माफिया किंग बनकर कुर्सी पर बैठे हो। मैं चाहता हूँ तुम वो कुर्सी छोड़ दो। तुम्हें मारना मेरा सपना था जो आज मैं पूरा करूँगा। तभी वांगजी कहता है, तुम दोनों को मुझसे दुश्मनी है ना? तुम मिस्टर लैन को यहाँ से जाने दो। तभी वेन रोहान कहता है, ओके हम इन्हें छोड़ देंगे, पर तुम्हें उसके लिए हमारा काम करना होगा। मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। चलो अब घुटने पर आ जाओ। वांगजी गुस्से में वेन रोहान को देखता है, जो डबल स्माइल कर रहा था। वेन रोहान कहता है, सोच लो, क्या तुम्हें तुम्हारा फादर नहीं चाहिए? अगर तुम अपने फादर को सही सलामत चाहते हो तो घुटने पर बैठो। तुम अपने घुटने टेको मेरे सामने। वांगजी कुछ नहीं बोल पाता है और वो चुपचाप अपने घुटने पर बैठ जाता है। ये देखकर वेन रोहान और वेन चाओ जोर जोर से हंसने लगते हैं। वेन रोहान हंसते हुए मिस्टर लैन के पास जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने बेटे पे? तो देखो अपने आंखों से, वो खुद मेरे कहने पर अपने घुटने पर बैठा है। क्या कहा था तुमने? ये तुम्हारा सो कोल्ड बेटा मेरा मौत बनकर मेरे सामने आएगा? अरे देखो तो, वो खुद मौत के मुंह पे बैठा है। ये बोलकर वेन रोहान मिस्टर लैन को किक करता है। ये देखकर वांगजी अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने मुट्ठियों को टाइटली बंद कर लेता है। तभी वेन चाओ कहता है, डैड अब तो लैन वांगजी भी यहाँ आ गया है, तो हम क्यों ना इसे यहीं मार दें। इसकी वजह से मेरा ओमेगा मेरे हाथ से निकल गया। आप इसे मारो और मैं इससे निपटूंगा। ये बोलकर वेन चाओ
वांग जी के सामने आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को हाथ लगाने की। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, वो मेरा ओमेगा है, द माफिया किंग लैन वांग जी की ओमेगा है। और तुम्हें अच्छे से पता है मैं अपनी चीज़ों को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता हूँ। नज़र उठा के देखना तो दूर की बात है, मैं उसे हाथ तक लगाने नहीं देता हूँ। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मुझे मारकर विंग को अपने साथ ले जाओगे? तभी गुस्से में कहता है वेन चाओ, तुम बाप बेटों की प्रॉब्लम क्या है? मैं विंग को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं मैं उसे अपने पेट पर चाहता था। मैं हमेशा से उसे अपने पेट पर इमेजिन करता था। लेकिन तुम्हारे वजह से मैं उसे अपने पेट तक नहीं ला पाया। लेकिन अब फिक्र करने की बात नहीं है, अब मैं उसे ला सकता हूँ। तुम्हें मारने के बाद वो मेरा हो जाएगा और वो हर रोज़ बेड पर सर्व करेगा, मेरे सामने अपने पैरों को फैलाएगा। ये सुनकर वांग जी के खून खौल उठती है। वांग जी गुस्से में वेन चाओ को मारने लगता है। जब इस वांग जी के वेन चाओ के गार्ड देखते हैं तो जल्दी से जाकर वांग जी और वेन चाओ को दोनों को अलग करते हैं। वेन चाओ के पूरे फेस पर ब्लड लगे हुए थे। वांग जी ने बहुत बुरी तरीके से वेन चाओ को मारा था। वेन चाओ गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेन रोहान गुस्से में मिस्टर लैन के पास जाता है और गन को उनके फोरहेड पर रखते हुए कहता है, रुक जाओ। अगर तुम मेरे बेटे को हार्म करने की कोशिश भी किया या फिर चोट पहुंचाने की कोशिश भी किया तो तुम अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मेरे बेटे से दूर रहो, वरना। ये बोलकर वेन रोहान गन को पॉइंट करता है। तभी वेन चाओ कहता है, जब मेरी सिस्टर तुम्हारे फादर से प्यार करती है तो तुम्हारी मॉम बीच में आ गई। मैं उस वी वुजियान को पसंद करता हूँ तो तुम मेरे बीच में आ गए। तुम माँ बेटे को प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों तुम दोनों हम भाई बहनों के बीच में आते हो? क्या तुम दोनों को इस दुनिया में कोई और नहीं मिला? तभी वेन रोहान कहता है, मेरी बेटी तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है और तुमने उस लेडी के लिए मेरे बेटी को छोड़ दिया। तुम कभी मेरी बेटी के करीब नहीं आए। अब मैंने सोच लिया है, जब तुम मेरी डॉटर के ना हो सके तो मैं तुम्हें किसी और को कैसे होने दूं? इसलिए मैंने तय किया, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे को। ये बोलकर वेन रोहान उसे गन से मिस्टर लैन के फोरहेड पर मारता है। ये देखकर वांग जी जैसे वेन रोहान की तरफ बढ़ता है, वेन रोहान एक किक करता है वांग जी को, जिससे वांग जी 2 कदम पीछे हो जाता है। वेन रोहान गुस्से में कहता है, तुम्हें अपने फादर की बहुत फिक्र हो रही है ना? ये वही फादर है ना तुम्हारा, जो तुम्हारे फैमिली को छोड़कर मेरी डॉटर के पास आया था? तो वांग जी कहता है, हाँ, ये वही पर्सन है जिसने मेरे मॉम को छोड़कर आपकी डॉटर के पास गया। वेन रोहान कहता है, तुमने सही कहा, ये किसी का सगा नहीं हो सकता। ये ना ही मेरे डॉटर का हुआ और ना ही तुम्हारे मॉम का। फिर भी तुम्हें इसकी फिक्र है। ये सुनकर वांग जी की मुठिया कस जाती है। वेन रोहान को बहुत अच्छे से पता था कि वांग जी की कमजोरी उसकी मॉम है। अगर लगातार वेन रोहान वांग जी के सामने वांग जी के मॉम के बारे में बात करेगा तो ज़रूर वांग जी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। और यही हो रहा था। ये देखकर वेन चाओ एक जोरदार किक वांग जी के स्टमक पर मारता है, जिससे वांग जी की चीख हल्के से निकल गई। वेन रोहान मिस्टर लैन को देखता है और कहता है,
मैंने कहा था ना, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। हे, उठो, अपने आंखों से देखो, अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखो। मैं चाहता हूँ तुम देखो। वही मिस्टर लैन अब कुछ भी देखने और सुनने की हालत में नहीं थे। उनका पूरा फेस, पूरी बॉडी पेल पड़ चुका था। वांगजी मिस्टर लैन को देखता है और वांगजी को अपने हार्ट में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी अपने फादर को इस हालत में देखकर। वांगजी जल्दी से वेन चाओ को धक्का देता है और अपने फादर के पास चला जाता है। वांगजी इतना तेजी से अपने फादर के पास जाता है और वेन रोहान के हाथों से गन छीनकर वेन रोहान पर पॉइंट कर देता है और कहता है, मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा जो तुम लोग मेरे सामने अपनी मौत की भीख मांगोगे, पर वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। ये सब देखकर वेन रोहान के गार्ड्स जो बचे खुचे थे वो वांगजी के सामने आ जाते हैं। वांगजी कहता है, अगर तुम लोग मुझे हाथ भी लगाने के या फिर मिस्टर लैन को हाथ भी लगाया तो मैं इसे मार डालूंगा। वांगजी के इस हरकत से वेन रोहान डर जाते हैं और अपने गार्ड को इशारा करते हैं कि वो सभी पीछे रहें, वो वांगजी के करीब ना जाएं, वांगजी जो बोल रहा है वो करें। वेन रोहान के इशारे को समझते हुए वेन रोहान के बॉडीगार्ड पीछे हो जाते हैं। वेन चाओ जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डैड को मारोगे। वांगजी अपने डैड को देखता है और चारों तरफ देखता है। वांगजी अपनी शर्ट के पास एक बटन को प्रेस करता है। उसने सॉन्गलैन को एक सिग्नल दिया था। जैसे ही वांगजी बटन को प्रेस किया, सॉन्गलैन को समझ में आ जाता है कि अब उसे अंदर एंट्री करना है। सॉन्गलैन जल्दी से अंदर आता है और वो बाकी गार्ड्स को मार देता है। जब वेन चाओ देखता है कि वांगजी के पीछे कोई और भी आया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गन लेकर मिस्टर लैन को देखता है और स्माइल करता है। वेन चाओ एक डेविल स्माइल करता है और गन को चला देता है। तभी सॉन्गलैन ये देख लेता है और मिस्टर लैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो गोली सॉन्गलैन के शोल्डर पर लग जाती है। सॉन्गलैन के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वांगजी उस चीख को सुनकर उस ओर देखता है और वांगजी अपने गन को वेन रोहान पर चला देता है, जिससे वो गोली वेन रोहान के सीधे फोरहेड पर आकर लगती हैं। वेन रोहान वहीं नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर लैन भले ही होश में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हैं। वेन रोहान एक नज़र मिस्टर लैन को देखता है जो स्माइल कर रहे थे। वेन रोहान की वहीं डेथ हो जाती है। वेन चाओ जैसे ही अपने डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और गुस्से में वांगजी के सामने गन को पॉइंट करता है, लेकिन वांगजी अपने ही गन से वेन चाओ के हाथों पर चला देता है, जिससे वो गोली वेन चाओ के हैंड पर लग जाती है। कुछ ही देर में वहाँ वांगजी के गार्ड्स आ जाते हैं और वेन चाओ को पकड़ लेते हैं। वांगजी गुस्से में वेन चाओ को देखता है और कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसे वहीं रखना जहाँ बाकी को रखा गया है। मैं चाहता हूँ इसकी अच्छे से ध्यान रखो ताकि मैं तुम लोगों से इम्प्रेस हो जाऊँ। जैसे ही वांगजी ये कहता है, वांगजी के गार्ड्स वहाँ से वेन चाओ को लेकर चले जाते हैं। वांगजी जल्दी से अपने डैड और सॉन्गलैन को देखते हैं जो दोनों ही बेहोश पड़े थे। वांगजी एम्बुलेंस को कॉल करता है। वांगजी के कॉल करने के बाद एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है। वांगजी दोनों को अंदर ले जाता है और अपने कुछ पर्सनल डॉक्टर को हॉस्पिटल को रेडी रखने को कहता है। वांगजी एम्बुलेंस के जरिए जल्दी से दोनों को अपने चॉपर पर ले जाता है। वांगजी अपने प्राइवेट जेट से लेकर चाइना चला जाता है।
क्योंकि एम्बुलेंस में लाते वक्त सॉन्ग लैन की हाथों से गोली निकाल दी गई थी और मिस्टर लैन के अच्छे से पटिया कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें हॉस्पिटल में रखना था। वांग जी मिस्टर लैन और सॉन्ग लैन को लेकर अपने प्राइवेट जेट से चाइना चला जाता है और वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल लेकर आता है। वांग जी के पूरे शर्ट पे ब्लड ही ब्लड लगे हुए थे। वांग जी पहले ही जेंग चेंग और वेंचिंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर चुका था। जैसे ही वांग जी मिस्टर लैन और सॉन्ग लैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वेंचिंग उन दोनों को एडमिट कर लेती हैं। जब वेंचिंग और जेंग चेंग मिस्टर लैन के ट्रीटमेंट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर लैन की हालत बहुत ख़राब है। उनके बॉडी से पूरे ही ब्लड बाहर निकल गए हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है और वेंचिंग कुछ नहीं कह सकती। वहीं सॉन्ग लैन के हाथों में गोली लगी थी, लेकिन गोली निकाल दी गई थी। सॉन्ग लैन अभी ठीक था, वो बस अभी बेहोश था। वहीं दूसरी तरफ लैन मेंशन में पता नहीं आज सुबह से मैडम लैन को अजीब सा लग रहा था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था